Hello everyone. So today's topic for discussion is Unit 5, that is elasticity of demand. So the first concept is elasticity. Elasticity is an economic concept used to measure the change in the aggregate quantity demanded for a good or service in relation to the price movements of that good or service. What is basically elasticity? क्या होता क्या है कि आपकी जो हमने डिमांड है वो आपकी प्राइस के साथ रिलेटेड है. अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसकी यही कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज इलास्टिसिटी, दैट इज कि हमारी डिमांड के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, गुड्स और सर्विस के ऊपर क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. सो हम क्लासिफिकेशन इसकी 5 टाइप्स की होती हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहली आती है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व, सेकंड इन इलास्टिक डिमांड कर्व, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, फोर्थ इलास्टिक डिमांड कर्व एंड फिफ्थ इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. सो विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. फर्स्ट आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. वो कह रहे कि आपके अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़े से भी चेंजेस होंगे तो आपकी डिमांड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके प्राइजेस थोड़े से बढ़ गए तो आपकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. अगर प्राइस आपके थोड़े से भी कम हो गए तो आपकी डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी. दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. When a small change in price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand. कहते अगर आपके स्मॉल चेंज, अगर प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो वो डिमांड में क्या करेगा, बहुत चेंज लेके आ जाएगा. अगर आपके प्राइसेस थोड़े से भी बढ़ रहे हैं तो आपकी डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, और आपके प्राइस अगर थोड़े से भी कम हुए तो आपकी डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी. सो हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम डिमांड कर्व कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने ये फिगर में शो किया है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल है दैट मीन्स प्रिवेलिंग प्राइस जो है आपकी, ये प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आपकी कोई भी डिमांड हो सकती है, इतनी भी डिमांड हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी. ठीक है, अगर आपके प्राइस थोड़े से भी बढ़ गए तो डिमांड ज़ीरो हो जाएगी. अगर आपके प्राइस थोड़े से भी कम हो गए तो डिमांड इन्फिनिटी चल जाएगी. दैट मीन्स हम यहाँ पे ई को इन्फिनिटी यहाँ पे शो करते हैं. दैट इज़ योर फर्स्ट टाइप, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, उसके ऑपोजिट वो कह रहे हैं कि आपकी डिमांड एक कांस्टेंट है. ठीक है, प्राइसेस बढ़े चाहे कम हो, ठीक है, आपकी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी. जैसे कि आपकी एग्जांपल आ सकती है आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. ठीक है, अगर आपको पता ही है आपको खाने का सामान चाहिए चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स जितनी मर्जी प्राइस हो तो आपको रिक्वायर्ड है ही है. दैट इज़ योर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इसमें इसके ऑपोजिट हम जो पिछला डायग्राम डिस्कस किया है उसके ऑपोजिट ये होता है. दैट मीन्स आपकी जो डिमांड कर्व है वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी. जैसे ये देखो, दैट मीन्स आपके प्राइजेस P1 हो चाहे P2 हो चाहे P3 हो, ठीक है, डिमांड आपकी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट कांस्टेंट है. प्राइजेस चाहे बढ़े चाहे कम हो, आपकी डिमांड क्या है यहाँ पे, पहले ही कांस्टेंट है. सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द फिगर 3 दैट द मूवमेंट इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP2 एंड OP2 टू OP3, दैट मीन्स आपके प्राइसेस यहाँ पे कम होते जा रहे हैं बट डिमांड हमारी उतनी की उतनी ही है. So the demand remains constant for any value of price. तो हमारी डिमांड क्या यहाँ पे कांस्टेंट है. थर्ड आता है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, भी इसका दूसरा नेम है. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके प्राइसेस थोड़े से भी चेंज हो रहे हैं ना तो आपकी डिमांड के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. जैसे अगर मेरे प्राइसेस पहले 3 थे तो मैं उसमें 20 यूनिट्स ले रही थी, अब मेरे प्राइसेस ₹2 हो गए तो मैं सीधा मैंने क्या किया, 30 यूनिट्स की बजाय अब मैं क्या कर रही थी, 40 यूनिट्स की बजाय मैं अब 80 यूनिट्स ले रही हूँ. दैट मीन्स थोड़ी सी प्राइस चेंजेस होने की वजह से मेरी डिमांड के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है. एंड वाइस वर्सा, अगर मेरे प्राइसेस 3 से 4 हो चुके हैं, बढ़ गए हैं, तो मेरी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. पहले मैं ₹3 पे 30 यूनिट्स ले रही थी, अब मैं ₹4 पे सीधा 5 यूनिट्स पे आ गई. दैट मीन्स प्राइजेस क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस के ऊपर आपके पास जो प्राइजेस की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है.
Relatively elastic demand का refers to demand when the proportionate change produced in demand is greater. ठीक है, जो डिमांड क्या है इसमें फ़र्क ज़्यादा है than the proportionate change in price of a product. इसमें प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मेरी डिमांड के ऊपर. इसको हम कैसे शो करते हैं देखिए. अब देखो प्राइसेस P1 इतने थे, ठीक है, P1 थे, अब वो सीधा P1 के ऊपर मैं Q1 क्वांटिटी ले रही थी. प्राइसेस थोड़े से कम हो, इनमें डिमांड कितनी बढ़ा दी, ये देखो. So that is your greater than your relatively elastic demand curve. Next आता है आपका relatively inelastic demand curve. That means कि यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा चेंज हो रहे हैं पर डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. That means relatively inelastic demand curve. जैसे if the price of product increases by 30% and the demand for the product decreases only by 10%. कहते हैं आपके प्राइसेस क्या होंगे, 30% से बढ़ गए हैं बट आपकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ 10% से ही डिक्रीज़ हुई है. तो ये क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक. उसको हम कैसे शो करते हैं देखिए. जैसे देखो प्राइसेस मेरे P1 से P2 आ गए, इतने नीचे आ गए, डिमांड सिर्फ मेरी थोड़ी सी बढ़ी. दैट मीन्स योर लेस देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का, या उसको कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. लास्ट आता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जितने आपके प्राइसेस चेंज हुए उतने ही आपके डिमांड में भी चेंज आया. दैट मीन्स सेम. उसको हम कहते हैं यूनिटरी. यूनिटरी मीन्स सेम, इक्वल टू 1. सो जितनी आपकी डिमांड चेंज हुई है, जितने आपके प्राइसेस चेंज हुए हैं, उतनी ही आपकी डिमांड में फ़र्क पड़ा है. ज़्यादा नहीं पड़ा या उससे कम भी नहीं पड़ा. दैट मीन्स सेम, इट इज़ इक्वल टू 1. दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. So when the proportionate change in prices produces the same in the price of the product, ठीक है, जितनी आपकी चेंज प्राइस हुई उतना आपका डिमांड के ऊपर फर्क पड़ा है. दैट इज़ योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. जैसे एग्जांपल देखिए, इसका क्या कह रहे हैं, वो आपका जो डिमांड कर्व बनता है यहाँ पे इज सेम एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जैसे जितना आपका, इसको आप राउंड शेप में भी शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी शो कर सकते हैं. जैसे जितना प्राइस चेंज हुआ मेरे उतनी ही डिमांड में फ़र्क पड़ा. दैट इज़ योर लास्ट टाइप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. So it can be interpreted that change in prices OP1 to OP2 produces the same change in demand from OQ1 to OQ2. So इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व क्या है, यूनिटरी इलास्टिक. सो नेक्स्ट आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली 4 मेथड्स आते हैं: परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड एंड arc method. So first comes percentage method. Percentage method is one of the common used approaches of measuring price elasticity of demand, under which price elasticity is measured in terms of rate of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. That means इसके हम percentage फॉर्म में देखते हैं कि आपकी quantity demanded में क्या फ़र्क आया है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. प्राइस के चेंज होने की वजह से आपके डिमांड के ऊपर कितना चेंज आया है वो हम इसकी मेजरमेंट परसेंटेज में करते हैं. उसको हम कहते हैं परसेंटेज मेथड. इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या फॉर्मूला क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100. ये आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला है. एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. दैट मीन्स को P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100. तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, चेंज इन Q, दैट मीन्स न्यू माइनस ओल्ड, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, दैट मीन्स ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, इंटू P1 इंटू Q1, दैट मीन्स इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी. नेक्स्ट कम्स टोटल आउटले मेथड. इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, जो कि ये मेथड प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज. कहते इसके हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर खर्चे के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि पहले प्राइस के चेंज होने से पहले और प्राइस के चेंज होने के बाद
हमारी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसमें 3 आउटकम्स आते हैं। क्या? पहला आउटकम आता है elasticity of demand will be greater than unity, that means EP is greater than 1, that is elasticity of price. कैसे? when total expenditure increases with the fall in price, अगर हमारे prices कम हो रहे हैं और हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और डिक्रीजेज विद द राइज इन प्राइस, जब हमारा वाइस वर्सा उल्टा रेशन है, जब अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है प्राइस की फॉल होने से, या डिक्रीजेज विद द राइज इन प्राइस, अगर आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है जब प्राइजेज राइज करें, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे क्या होगा, हेयर राइज इन प्राइस एंड टोटली और एक्सपेंडिचर मूव इन दी ऑपोजिट. यहाँ पे देखो उल्टा रिलेशन है, खर्चा बढ़ रहा है प्राइजेस कम हो रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है प्राइजेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट. तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइप होगी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इक्वल टू यूनिटी, दैट मीन्स 1. जब यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, ऊपर क्या ग्रेटर देन 1, नीचे है इक्वल टू 1. जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज रहता है, प्राइसेस बढ़े या कम हो, आपका वो 1 सेम ही रहेगा, दैट इज ई पी इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट लास्ट, यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन यूनिटी, दैट इज ई पी इज लेस देन 1. जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है जब फॉल प्राइजेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइजेस कम हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. सो दिस इज अ थर्ड केस. इसको जैसे हमने ड्रामेटिकल डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं इसको, ग्राफ डायग्राम में, कि आपको एक टैब्लो फॉर्म में इसको शो करते हैं. प्राइजेस है 6, क्वांटिटी डिमांडेड है 1, दैट मीन्स P इंटू क्यू 6 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, 5 इंटू 2 10. आपका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब प्राइसेस कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप. सो इसमें देखो प्राइसेस कम हुए, आपका क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. ऑपोजिट रिलेशन में कि हमने फर्स्ट केस पढ़ा है, दैट इज ई पी इज ग्रेटर देन 1. सो ये रहा आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1. इसमें क्या है, चाहे कम हो चाहे बड़ा, प्राइस आपके सेम रहता है, दैट मीन्स 12 एंड 12. तो ई डी इज इक्वल टू 1. यहाँ पे आपका प्राइजेस भी कम हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, दैट इज ई पी इज लेस देन 1. सो इसको मैसेज शो करेंगे एज पर कि आपका यहाँ पे ई पी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कम हो रहा है, दैट इज द सेकेंड मेथड, टोटल आउटले मेथड. थर्ड है पॉइंट मेथड. इसको पॉइंट मेथड में क्या होता है कि जो हमने इसमें पॉइंट्स अभी पढ़े हैं, जो हमने 5 डिग्रीज या क्लासिफिकेशन की, उसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में बताएंगे. इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया, हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी है. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, इनइलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. दैट मीन्स हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी है. सो ये 5 क्लासिफिकेशन हमने आप डायग्राम में प्लॉट करना है. ये एंड पार्ट देखिए, एंड पार्ट में क्या है, लोअर सेगमेंट क्या है मेरा NC, upper segment क्या है ND. so lower segment is equal to upper segment, that is EP is equals to 1. तो यहाँ पे मेरा EP is equals to 1 आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका ये आगे EP is equals to 1. नेक्स्ट है मेरे पॉइंट M के, लोअर सेगमेंट क्या है MC, अपर सेगमेंट MD. तो लोअर सेगमेंट मेरा बड़ा, अपर सेगमेंट मेरा छोटा है, दैट मीन्स EP is greater than 1. नेक्स्ट का पॉइंट L. सो दैट इज CP is lower segment, that is it is L not D. this is L, sorry L. so इसमें क्या आएगा आपका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. P लोअर सेगमेंट क्या है मेरा CL, अपर सेगमेंट क्या है LD. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है मेरा इन्फिनिटी CL अपॉन LD. सो मेरा अपर सेगमेंट क्या है इन्फिनिटी, सो दैट इज 6/0. नेक्स्ट पॉइंट P, लोअर सेगमेंट क्या है मेरा PC, अपर सेगमेंट PD. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा मेरा
लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा, दैट इज योर इट इज लेस देन यूनिटरी. लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा, सो लोअर सेगमेंट, सो दैट इज लेस देन 1. एंड लास्ट में आता है आपका एट पॉइंट Q, दैट मीन्स पॉइंट C को ले लो या Q ले लो. 0/6 करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा आपका 0. सो अपनी ये 5 डिग्रीज जो है यहाँ पे प्लॉट करनी है. नेक्स्ट का मुझे आर्क मेथड. आर्क मेथड में पढ़ना है कि आपके दो पॉइंट्स जो है डिमांड के चेंज के ऊपर, अगर जो भी आपके दो पॉइंट्स बनेंगे उसके ऊपर हम जो आर्क बनाते हैं, जो चेंज आएगा आपके डिमांड के ऊपर, उसको हम कहते हैं आर्क मेथड. At 2 points on a demand curve make an arc. The area between P and M on DD curve in figure 11.4 is an arc which measures the elasticity over a certain change of a price in quantity. So अगर हम देखें, ये देखो आपके P और M पॉइंट में, ठीक है, दैट इज पहले आपका प्राइस P था, क्वांटिटी Q1, अब प्राइसेस कम होगी P2 में आ गए, क्वांटिटी होगी Q2. सो इसके जो चेंज में P M में जो चेंज आया है, दैट इज जो आर्क बना, उसको हम कहते हैं आर्क मेथड. दैट मीन्स आपकी क्वांटिटी एंड प्राइस की वजह से कितना चेंज आया है, प्राइस एंड क्वांटिटी की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर कितना चेंज आया, दैट इज योर आर्क मेथड. सो दैट्स द पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी एट पॉइंट. 2 points on demand curve gives different elasticity coefficients because we used a different base in computing the percentage change in each case. Next comes your price elasticity of demand. Price elasticity of demand का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस EP measures the degree to which the quantity demanded respond to change in price when all of the factors that influence demand such as taste और income are kept constant. आपके बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, प्राइस की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. In the example, it is extremely likely that the percentage increase in quantity demanded would be much more for cigarettes than for salt, even though the percentage decrease in price are the same. कहते हैं अगर हम बात करें, अगर आपके दोनों के प्राइजेस कम हो रहे हैं सिगरेट एंड सॉल्ट के, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर सिगरेट बढ़ेगी. Thus, price elasticity of demand allows us to compare the sensitivity of the demand for various goods for the same change in the price. So, हमें डेफिनेशन से क्या पता लगता है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट कम्स इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है आपकी इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी. अब इसमें दो तरह के गुड्स आते हैं, इन्फीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स. इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स. अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप लो क्वालिटी गुड्स कम खरीदोगे और नॉर्मल गुड्स ज़्यादा खरीदोगे. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स ज़्यादा खरीदोगे, लो क्वालिटी गुड्स कम खरीदोगे, एंड वाइस वर्सा. सो दैट इज़ अ केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. Let there be two goods, clothing and salt, and let the consumer income increases by 5%. इनकम बढ़ेगी उसकी 5% से, then the percentage change in increase in quantity demanded would be different for clothing and different for salt. ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी जो डिमांड है, ठीक है, वो क्लोथिंग एंड सॉल्ट की डिफरेंट होगी. Thus, for the same percentage increase in income, the percentage increase in quantity demanded for different goods is different. ठीक है, उसमें क्या आते हैं, different goods होते हैं. So, income elasticity, that is EI is equals to percentage change in demand divided by percentage change in income. इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है. नेक्स्ट कम्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका क्या मतलब है कि आपकी दो गुड्स में, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सिट्यूट गुड्स, अगर चेंज हो रहा है प्राइस में तो आपकी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द डिग्री टू विच quantity demanded of a good responds to change in the price of other commodities, the other determinants of demand being kept constant. यहाँ पे हमारे बाकी सारे determinants constant हैं. आपकी मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड की अगर मेरे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, मेरे सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स से मतलब जो गुड्स में कि एक ही जगह दूसरे गुड ले सकते, दैट इज़ द सब्सिट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो मैं गुड्स साथ साथ ले रही हूँ. तो अगर उनकी प्राइसेस के ऊपर चेंज आता है तो मेरी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ योर
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेट देयर बी टू गुड्स एक्स एंड वाई. इफ द प्राइस ऑफ एक्स कह रहे हैं, अगर आपके प्राइजेस ऑफ वाई चेंज होता है, दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो दिस मे हैव एन इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. तो इसका असर क्या पड़ेगा, एक्स के ऊपर पड़ेगा. द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल मेजर for the percentage change in quantity demanded due to the change in the price of the other commodities. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाई परसेंटेज वाई की प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपकी गुड की डिमांड एक्स की कैसे चेंज हुई. और एग्जांपल देखिए, इफ एक्स एंड वाई से बटर एंड ब्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्स, दैट मीन्स हम जो चीज़ इकट्ठी खाते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. सो क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी नेगेटिव बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, अगर वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड डिक्रीज हो जाएगी और बटर की भी डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स इसमें हम इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ते हैं. सो दैट मीन्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जो भी गुड्स होगी उनकी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन या पे या इन्वर्स रिलेशन दोनों चीज़ों का होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.